ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशवेशे चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरके प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी ऋषि मुनियों और गुरुजनों का वंदन करते हुए अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि संहिता क्या है, संहिता अध्ययन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, संहिता अध्ययन किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, वो सब देखने के बाद हमने अपनी सेकंड क्लास में चरक संहिता का एक ओवरव्यू भी लिया था कि चरक संहिता में टोटल 120 अध्याय हैं और 8 स्थान हैं। उसमें से पहला स्थान जो है वो है सूत्री स्थान, जिसमें कि 30 अध्याय हैं। निदान में है 8 अध्याय। निदान के बाद आता है विमान, विमान के बाद शारीर। निदान, विमान और शारीर, निदान और विमान इन दोनों में क्या है कि 8-8 अध्याय हैं। शारीर में भी 8 अध्याय हैं। फिर आता है शारीर के बाद इंद्रिय स्थान, जिसमें कि 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। फिर आता है चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान में है हमारे 30 अध्याय। चिकित्सा के बाद आता है कल्प और सिद्धि स्थान, जिसमें कि 12-12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। अब इन स्थानों में भी सबसे पहला जो हम स्थान देख रहे हैं वो है सूत्री स्थान। सूत्री स्थान के बारे में अपनी लास्ट की क्लास में हमने ये देखा था कि सूत्री स्थान में टोटल 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्यायों को 7 चतुष्क और 2 संग्रहद्वय में डिवाइड किया गया है। ये 7 चतुष्क में से जो पहला चतुष्क है उसका नाम है भेषज चतुष्क। ठीक है, भेषज चतुष्क में सूत्री स्थान के शुरुआत के 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें कि दीर्घम जीविती अध्याय है, अपामार्ग तंडुली अध्याय है, आरगवदी अध्याय है, षड विरेचन शत अशीति अध्याय है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो ये भेषज चतुष्क है और इसमें जो ये 4 अध्याय आते हैं उसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे, भेषज के बारे में ही हमें पढ़ने को मिलेगा। उसमें हमने क्या देखा था, जो पहला चैप्टर है दीर्घम जीविती अध्याय और अपामार्ग तंडुली अध्याय, इन चैप्टर्स के बारे में हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया था कि दीर्घम जीविती अध्याय में क्या क्या चीज़ों का वर्णन मिला है। जिसमें कि हमने क्या देखा था कि आयुर्वेद का अवतरण हमें बताया गया है, सामान्य विशेष का सिद्धांत बताया है, मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, स्नेह के बारे में, लवण के बारे में, 8 प्रकार के मूत्रों के बारे में, क्षीर के बारे में, और औषध का सिर्फ नाम रूप ही ज़रूरी नहीं है, युक्ति का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि दीर्घम जीविती अध्याय में। इसके साथ साथ दोषों का कुछ पाठ हमें दिया हुआ है, गुण के बारे में बताया हुआ है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था अपामार्ग तंडुली अध्याय। अपामार्ग तंडुली अध्याय में हमने देखा था कि मूलिनी फलिनी द्रव्यों से अलग पंचकर्म में यूज़ होने वाले जो द्रव्य हैं उनका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है अपामार्ग तंडुली अध्याय में, जिसमें कि हमें सिरोविरेचनीय द्रव्य, सिरोविरेचन द्रव्य यानी कि क्या, ऐसे द्रव्य जो कि नश्य कर्म के लिए यूज़ होते हैं। वमन द्रव्य, ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जैसे मदन फल हो गया, एला हो गया, जो कि वमन कर्म कराते हैं। फिर विरेचन द्रव्य, आस्थापन द्रव्य, अनुवासन द्रव्य, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके साथ ही अपामार्ग तंडुली अध्याय में हमें 28 प्रकार के यवागु का भी वर्णन किया गया है। अब वो यवागु कौन कौन से हैं, दीपनी हैं, पाचनी हैं, शूलग्न हैं। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट यवागु का भी वर्णन वहाँ पे किया गया है। फिर आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे भेषज चतुष्क के तीसरे अध्याय यानी कि आरगवदी अध्याय और चौथा अध्याय षड विरेचन शत अशीति अध्याय की इंडेक्स की, इनमें बेसिकली किन किन चीज़ों का वर्णन हमें मिला है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम आरगवदी अध्याय की बात करें तो इसके लिए हम इसकी टीका देखेंगे आरगवदी अध्याय की। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बीच में वॉइस का कुछ डिस्टरबेंस हो तो आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि अपामार्ग तंडुली अध्याय के बाद उन्होंने हमें आरगवदी अध्याय ही क्यों दिया,
क्यों नहीं उन्होंने हमें षड विरेचन सत अशीतीय अध्याय दिया। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि चैप्टर का सीक्वेंस जो है वो भेषज चतुष्क में ऐसा ही क्यों है कि सबसे पहले दीर्घम जीविती आया है, सेकंड नंबर पे अपामार्ग आया है, थर्ड पे आरगवधी आया है। इसके लिए हम देखेंगे इसकी टीका। तो क्या कह रहे हैं देखिए, जो मैं हाईलाइट करूँगी वो देखिएगा, जहाँ से हाईलाइट करा है, द्विविधम ही भेषजम अंतः परिमार्जनम बरी परिमार्जनम च। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो भेषज होती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है, अंतः परिमार्जन और बहि परिमार्जन। ठीक है, अंतः परिमार्जन क्या, यानी कि ऐसी भेषज जो जिसका कि इंटरनल यूज़ करने के बाद हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। बहि परिमार्जन में क्या आएगा, हमारे लेप वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द्विविधम ही भेषजम अंतः परिमार्जनम बहि परिमार्जनम चौ। यानी कि जो भेषज होती है वो दो प्रकार की होती है, अंतः परिमार्जन और बहि परिमार्जन। ठीक है, अब अंतः परिमार्जन यानी कि क्या, जो हम चूर्ण लेते हैं, जो हम वटी कल्पना देते हैं पेशेंट को ओरल इंटेक के लिए, ठीक है, इंटरनल जो हम उसे मेडिसिन देते हैं वो आ जाएगा अंतः परिमार्जन में। बहि परिमार्जन में क्या आ जाएगा, जो हम लेप वगैरह यूज़ करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तत्र अपामार्ग तंडुलीयेन पंचकर्म यवागु रूपम अंतः परिमार्जनम अभिधाय अवशिष्टम बहि परिमार्जनम प्रलेप आदि आरगवधीयेन अह अर्थात आरगवधीयम इत्यादि। यानी कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले जो हमने अपामार्ग तंडुली अध्याय पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पंचकर्म में प्रयोग में आने वाली कुछ अंतः परिमार्जन औषधियों के बारे में पढ़ा था और अंतः परिमार्जन में जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था यवागु के बारे में। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने भेषज के एक प्रकार अंतः परिमार्जन के बारे में अपामार्ग तंडुली अध्याय में पढ़ लिया है, अब भेषज का जो दूसरा प्रकार है यानी कि बहि परिमार्जन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आरगवधी अध्याय में। इसीलिए हमने क्या करा हुआ है कि अंतः परिमार्जन की औषधियों के बारे में वर्णन करने के बाद अब हमने बहि परिमार्जन की जो औषधियाँ हैं जिनको कि हम लेप के रूप में यूज़ करते हैं उनका वर्णन करने के लिए हमने तीसरे नंबर पे दिया है आरगवधी अध्याय। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है ना, प्रैक्टिस में जब हम बैठते हैं तो कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो पहले हम क्या करते हैं, अंतः परिमार्जन वाली ही मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेप वगैरह तो हम थोड़ा बाद में ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपामार्ग तंडुली में अंतः परिमार्जन औषधियों का वर्णन करा, आरगवधी अध्याय में उन्होंने करा बहि परिमार्जन औषधियों का वर्णन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आरगवधी अध्याय में कौन कौन से लेपों का वर्णन करा है। तो जब आप इसकी इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको दे दिया है कि आरगवधी अध्याय में हमें टोटल 32 प्रकार के लेपों का वर्णन मिलता है। इसमें से 15 जो हैं वो क्या हैं कि कुष्ठहर लेप हैं, 5 जो हैं वातहर लेप हैं। अब देखिए कुष्ठहर यानी कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं उनको हम कुष्ठ के अंतर्गत ही लेते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे फेस पे एक छोटा सा पिंपल हो जाए या फिर हमारे फेस में थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाए, वो सारी की सारी व्याधियां जो इंक्लूड होंगी वो हो जाएंगी हमारी कुष्ठ में। ठीक है, तो कुष्ठहर जो लेप हैं उनका वर्णन हमें कहाँ मिला है, इस आरगवधी अध्याय में। भले ही आप कुष्ठ चिकित्सा स्थान पढ़ लें, ठीक है, चिकित्सा स्थान में कुष्ठ चिकित्सा वाला अध्याय पढ़ लें, लेकिन अगर आपने ये आरगवधी अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा लेप जो है वो बता सकते हैं आरगवधी अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम ये देखें, जैसे कि हम लोग के साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनके
सिलेबस में अभी जो है सिर्फ सूत्र स्थान रखा गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कि चिकित्सा स्थान रखा गया होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या है कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ सूत्र स्थान भी पढ़ रहे हैं तो भी आप बेसिक बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, अगर आपने सूत्र स्थान ही अच्छे से पढ़ा हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुष्ठहर लेप हमें बताए हैं आरगवधी अध्याय में, ठीक है। मान लीजिए बच्चा जो है वो अभी सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, जिसमें कि उसके सिलेबस में जो है सिर्फ सूत्र स्थान ही इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन होता है कि कभी कभी पेशेंट आ जाता है, पेशेंट अगर नहीं भी आता है तो हमारे कोई फैमिली मेम्बर ही हमसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है। तो उस टाइम के लिए क्या है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये कुष्ठहर जो लेप हैं इनमें से कोई एक लेप भी उन्हें वहाँ पे बता सकते हैं, अगर कोई अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप चिकित्सा स्थान तक ही पहुँचें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी उसको कुछ कुछ बेनिफिट्स आप दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 5 प्रकार के वातहर लेप बताए हैं। अब आपको पता है कि वात जो है वो सभी दोषों में सबसे ज़्यादा आशुकारी उसको माना गया है, और इवन ये तक बोला गया है कि आप अगर वात को कंट्रोल कर लेते हैं तो आधी डिजीज़ तो आप वैसे ही कवर अप कर जाते हैं, ठीक है। तो वात को दूर करने के लिए हम इंटरनल मेडिकेशन तो देंगे ही पेशेंट को, साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ उसे लेप भी यहाँ से हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद वात रक्तहर, यहाँ पे हमें 3 लेप देखने को मिलते हैं। अब वात रक्त के पेशेंट आजकल आपकी ओपीडी में आते ही होंगे। वात रक्त को इन जनरल हम किससे कोरिलेट कर लेते हैं, गाउट से, ठीक है। तो गाउट में आप क्या करेंगे, इंटरनल मेडिसिन तो उसे देंगे ही, साथ में आप उसको अब आरगवधी अध्याय से ये जो 3 प्रकार के लेप बताए गए हैं वो भी उसको प्रिस्क्राइब आप कर सकते हैं। फिर इसमें दिए हैं 2 प्रकार के सिरो रुजाहर लेप। अब देखिए सिर दर्द हेडेक आजकल इतना कॉमन है, तो उसके लिए भी आजकल होता क्या है कि किसी को सर्द हुआ तुरंत उन्होंने कोई पेन किलर ले ली, या फिर उन्होंने क्या करा कि कोई सिर्फ एक सेराडॉन सर दर्द से आराम, वो वाला फंडा उन्होंने अपना लिया, ठीक है। तो इससे अलग आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने आरगवधी अध्याय पढ़ा होगा तो आप उन्हें सिरो रुजाहर लेप भी प्रिस्क्राइब आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर पे हैं, पेशेंट हमें कॉल कर रहा है या फिर मैसेज कर रहा है कि सर में बहुत दर्द हो रहा है कि हम क्या करें, ठीक है। तो अगर उसके घर में कुछ नहीं है तो आप ये सिंपल लेप जो है उन्हें बता सकते हैं। फिर आता है पार्श्व रुजाहर। पार्श्व रुजाहर यानी कि ये जो पसलियों में हमारा रिब वाला जो साइड वाला पोर्शन रहता है, वहाँ पे अगर किसी को कोई पेन हो रहा है तो उसके लिए हमें एक लेप बताया है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी को क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है, या फिर उसे कफ कंजेशन रहा है चेस्ट में, या फिर चेस्ट में कोई इंजरी रही है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस की उसकी कोई हिस्ट्री है, उसके बाद उसे पार्श्व में यहाँ पेन हो रहा है, तो उसकी पार्श्व रुजाहर के लिए भी आप उसे एक लेप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से निर्वापणम द्वप्रदेहो, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, जैसे होता है कि बहुत सी फीमेल आती हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज कि उनको क्या हो रहा है कि हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें क्या करा है कि निर्वापण यानी कि ये दाह शामक 2 लेप हमें बताए गए हैं, तो हम वो मेडिसिन तो हम उन्हें देंगे ही, ठीक है, साथ में हम उन्हें ये लेप भी प्रिस्क्राइब हम कर सकते हैं। फिर आता है शीतहर एक प्रदे, ठीक है। ये 32 जो हमें आरगवधी अध्याय में जो लेप बताए गए हैं उनमें से एक एक लेप मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल इनकी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एक इंडेक्स से इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक उन्होंने बताया है शीतहर लेप, ठीक है। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बहुत से पेशेंट आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उन लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि सर्दियों के टाइम पे हम कितना ही रज़ाई में अपने पैर डाल लें, कुछ भी कर लें, हमारे पैर जो है वो गर्म नहीं होते हैं, वो ठंडे ही रहते हैं। यानी कि क्या है कि शीत वो रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो उनको आप क्या कर सकते हो, ये जो शीतहर प्रदेह बताया है आरगवधी अध्याय में, वो आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हो लेने के लिए।
ठीक है। फिर एक विषर लेप बताया है, त्वक दोष संसेदहर, यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो उसके लिए भी एक लेप इन्होंने आरगवदी अध्याय में बताया हुआ है। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट क्या होते हैं, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं होगी, सिर्फ उनकी एक कंप्लेन होंगी कि हमारे हाथों से जो है वो पसीना बहुत आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, त्वक दोष स्वेद हर जो लेप बताया गया है आरगवदी अध्याय में, वो आप उन्हें दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया है, इसमें शरीर दौर्गंधी हर लेप बताया है। ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हम कितना भी नहा लें फिर भी हमारी बॉडी से स्मेल आते ही रहती है। ठीक है, गर्मियों के टाइम पे मेनली पित्त डोमिनेटिंग प्रकृति जिनकी होती है उनमें रहता ही है कि उनकी बॉडी से एक स्मेल सी आती ही है। तो शरीर दौर्गंधी हर लेप आप उनमें करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आरगवदी अध्याय में हमें क्या बताया है, बही परिमार्जन के लिए जो मेडिसिन लेप फॉर्म में यूज़ होती हैं उनका वर्णन हमें किया गया है आरगवदी अध्याय में। ठीक है, अब हम देखेंगे षड विरेचन सत अशीति अध्याय, यानी कि भेषज चतुष्क का जो लास्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, षड विरेचन सत अशीति अध्याय। इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको देखने से पहले, इसके इंडेक्स देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आरगवदी अध्याय के बाद हमने 4th नंबर पे ये वाला चैप्टर क्यों लिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे इसकी टीका। टीका मैंने स्क्रीन में विजिबल करी हुई है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अपामार्ग तंडुलीय अंतः परिमार्जनम उक्तम आरगवदीय च परिमार्जनम उक्तम, यानी कि क्या कह रहे हैं, भेषज चतुष्क के जो 4 चैप्टर हैं उसमें जो 2nd और 3rd नंबर पे जो अध्याय हैं उसमें हमने जो द्वितीय अध्याय है यानी कि अपामार्ग तंडुलीय में तो हमने अंतः परिमार्जन वाली औषधियों का वर्णन करा, और आरगवदी अध्याय में हमने करा बही परिमार्जन वाली औषधियों का। अब हम क्या कर रहे हैं, भेषज चतुष्क का ये जो लास्ट अध्याय है इसमें हम क्या कर रहे हैं, उभय परिमार्जनम भेषजम अभिधातुम, यानी कि ऐसी भेषज का वर्णन करेंगे जो कि अंतः परिमार्जन भी करती होंगी और बही परिमार्जन भी करती होंगी। ठीक है, तो षड विरेचन सत अशीति अध्याय में आपको ऐसी मेडिसिन्स देखने को मिलेंगी जिनका यूज़ आप अंतः परिमार्जन यानी कि ओरल इनटेक भी कर सकते हो उनका, और एक्सटर्नली लेप आदि के रूप में भी उनका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी बुक देखिएगा, अपनी बुक में आप अब देखिएगा इसकी इंडेक्स देखिएगा षड विरेचन सत अशीति अध्याय की। तो उसमें देखिए हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक तो जो ये विरेचन द्रव्य हैं इनके आश्रय बताए गए हैं। ठीक है, पंच कषाय योनियाँ बताई गई हैं। फिर उसके बाद हमें पंच कषाय कल्पनाएँ बताई गई हैं। उसमें क्या क्या बताया गया है, स्वरस के बारे में। ठीक है, स्वरस हो गया, कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, फांट हो गया, हिम हो गया। इस तरीके से पंचविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन हमें मिलता है भेषज चतुष्क के 4th अध्याय षड विरेचन सत अशीतियम अध्याय में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, अगर हम सिर्फ इंडेक्स ही पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्वरस आदि जो कल्पनाएं हम बताते हैं पंचविध, ये क्या करती हैं कि उत्तरोत्तर लघु होते जाती हैं। ठीक है, तो उत्तरोत्तर लघु होते जाती हैं का मतलब क्या है कि स्वरस कल्पना जो होगी वो सबसे ज़्यादा गुरु होगी, फिर स्वरस के बाद कल्क जो आता है वो थोड़ा कम गुरु होगा, फिर ऐसे होते 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 जो फांट कल्पना होगी वो सबसे ज़्यादा लघु होगी। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का जो फॉर्मुलेशन होता है वो या तो स्वरस फॉर्म में होता है, या चूर्ण फॉर्म में, या वटी फॉर्म में, या फिर आसावरिष्टि के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये जो स्वरस आदि जो हमारी कल्पनाएं हैं, पंचविध कषाय कल्पनाएं, ये उत्तरोत्तर लघु होते जाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, व्याधि के यानी कि रोगी और रोग के बल के ऊपर ये डिपेंड करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेशेंट आए और हर पेशेंट को ही आप चूर्ण दो, या हर पेशेंट को ही आप स्वरस प्रिस्क्राइब करो, या हर पेशेंट को आप कल्क प्रिस्क्राइब करो। ठीक है, वो डिपेंड करता है रोगी तथा रोग के बल के ऊपर।
ठीक है। तो रोगी और रोगी के बल पे ये क्यों डिपेंड करता है? इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये कल्पनाएं जो होती हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। स्वरस गुरु होता है, फिर कल्क उससे थोड़ा कम गुरु होता है, फांट्य कल्पना सबसे लघु होती है, इसीलिए ये इसकी अपेक्षा रखती हैं, ठीक है। फिर ये सारी स्वरस आदि कल्पना बताने के बाद उन्होंने क्या करा है, 50 महाकषायों का वर्णन करा है संक्षेप में, ठीक है। अब देखिए ये जो 50 महाकषाय हैं इनका वर्णन इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। तो उसमें कौन कौन से महाकषाय हैं? जीवनी है, भृंगणी है, लेखनी है, भेदनी है, संधानी है, दीपनी है, बल्य है, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक एक कषाय की अगर हम बात करें, जैसे सिंपली अगर हम जीवनी महाकषाय लें और अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जीवन कर्म जो होता है वो किसका होता है? रक्त धातु का होता है, ठीक है। पीड़नम, जीवनम, लेप, ऐसे करके हम कोटेशन पढ़ते हैं ना धातुओं के कर्म के लिए। तो जो जीवन कर्म होता है वो किसका होता है? रक्त धातु का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी युक्ति लगा करके जहाँ कहीं पे भी हमें लगता है कि रक्त का जीवन कर्म कम हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जीवनी महाकषाय यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जीवनी महाकषाय कब यूज़ कर पाएंगे? जब हमने सूत्र स्थान का षड विरेचन 87 अध्याय पढ़ा होगा, ठीक है। ये इंडेक्स पढ़ाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है जिससे कि आपको एक ओवरऑल ये पता चल सके कि ऑल ओवर चरक संहिता में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। वरना होता क्या है कि हम कई बार यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होते हैं बहुत बड़े टीचर्स के या फिर गुरुओं के, और वो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे होते हैं कि जैसे कि हमने इस व्याधि में इसका यूज़ करा, इस व्याधि में हमने इस मेडिसिन का यूज़ करा, इस फॉर्मुलेशन का यूज़ करा, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये तो मतलब कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, पता नहीं हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग भी वैसे रिज़ल्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ क्या है, आपको संहिता का सतत अध्ययन करते जाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कुछ भी चीज़ बाहर से उठा करके बता रहे हैं। अगर आपने संहिता पढ़ी है और संहिता पढ़ने के बाद आप किसी के लेक्चर उठा करके गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सब कुछ उनका संहिता से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, संहिताओं के कांटेक्ट में रहना है। ये नहीं कि हम किसी के सिर्फ लेक्चर ही देख लें और संहिता को जा कर के गो थ्रू ना करें, ठीक है। मैं भी आपको जो चीज़ें बता रही हूँ मैं भी संहिता से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, भृंगणी महाकषाय। अब देखिए हमें पता है कि जब हम चरक का सूत्र स्थान का 21वां या 22वां अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पे हमें क्या बताया है, लंगन भृंगणी ऐसे करके कोई अध्याय आया है, या फिर अध्याय का नाम कुछ दूसरा है। वहाँ पे हमें भृंगण क्या होता है, लेखन क्या है, भेदन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी व्याधि की चिकित्सा देखते हैं तो उसमें भी क्या लिखा रहता है कि इस व्याधि में हमें लेखन कर्म करना चाहिए, इसमें हमें भेदन करना है, इसमें हमें दीपन कर्म करना है, ठीक है। इस व्याधि में हमें भृंगण करना है, तर्पण करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमें पता तो होती हैं, ठीक है। मान लीजिए पीसीओडी का आपके पास कोई पेशेंट आया और आप किसी सीनियर वैद्य के साथ जा कर के उसको डिस्कस करते हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं कि इसमें आपको ना लेखनी और भेदनीय चिकित्सा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब लेखनी और भेदनीय चिकित्सा देनी पड़ेगी इतना उन्होंने बोल दिया, आपको कोई मेडिकेशन उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लेखनी भेदनी बोल दिया है। अगर आपने संहिता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लेखन कौन से द्रव्य करते हैं, भेदन कौन से द्रव्य करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है संधानी महाकषाय। संधानी महाकषाय, संधान करना मतलब एक तरीके से जोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। संधान कर्म, जैसे कहीं पे हड्डी टूट गई किसी की, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे हमें संधान कर्म की ज़रूरत है, तो संधानी महाकषाय का यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, कौन कौन से द्रव्य आते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम अंदर चैप्टर लेंगे तो इनको और डिटेल में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दीपनीय महाकषाय, बल्य महाकषाय, टोटल इन्होंने यहाँ पे हमें 50 महाकषाय बताए हैं। फिर क्या कह रहे हैं, वर्ण्य महाकषाय, कंठ महाकषाय, हृदय महाकषाय, तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, ठीक है।
फिर कृमिघ्न हो गया, विषघ्न, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन। तो इस तरीके से इन्होंने हमें टोटल 50 महाकषाय बताए हैं। ये इंडेक्स आप खुद से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया है, भेषजा नाम संख्यत्वेन नास्ति संक्षेप विस्तरते युक्ति। फिर एट द लास्ट वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपको 50 महाकषाय बताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 50 ही महाकषाय होते हैं, या फिर ये एक महाकषाय में अगर हमने 10 रखे हैं तो वो 10 ही हो सकते हैं, 11 नहीं हो सकते, 12 नहीं हो सकते। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने ये जो क्लासिफिकेशन करा है वो हमने करा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आप इनको समझ करके अपने अकॉर्डिंग इनमें कुछ द्रव्य ऐड और भी कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं करी हुई है क्योंकि स्क्रीन से पढ़ाने वाला अभी कुछ है नहीं ना, अभी आपको बस अपनी ही बुक की इंडेक्स खोल के देखनी है। अब देखिए यहाँ तक हमने भेषज चतुष्क अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सिर्फ इंडेक्स पढ़ने से ही आप लोग देख रहे होंगे कि हमें कितनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे हमें ये पता चल गया कि लेखनीय, भेदनीय, इन सब चीज़ों में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हमें भेषज चतुष्क में मिला है। डिफरेंट तरीके के जो लेप हैं उनका वर्णन भेषज चतुष्क में मिला है, यानी कि आरगवधी अध्याय में, ठीक है। तो ये इंडेक्स पढ़ने से बस इतना ही होगा कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि सूत्री स्थान में टोटल 7 चतुष्क हैं, तो पहला चतुष्क का इंडेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे स्वस्थ चतुष्क, ठीक है। तो दूसरा चतुष्क कौन सा आता है, वो आता है स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में कौन कौन से अध्याय आते हैं, आता है मात्राशीति अध्याय, तस्याशीति अध्याय, नावेगधारिणी अध्याय और इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, ठीक है। तो अब देखिए कि पहले चरक ने क्या करा, हमें सारी भेषज के बारे में बता दिया, ठीक है। तो भेषज के बारे में उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग क्या है, वैद्य बने, प्रैक्टिशनर बने, ठीक है। और प्रैक्टिशनर हम कब बन सकते हैं, जब हमें थोड़ा बहुत मेडिसिन की नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें क्या करा, भेषज चतुष्क बता दिया। जैसे होता है ना, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो हमारे माइंड में तो यही रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, लोगों को मेडिसिन देंगे, लोगों को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चरक को पता था कि हर बच्चा ऐसी मेंटेलिटी के साथ आएगा, इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही भेषज चतुष्क के फॉर्म में उसे इतनी सारी मेडिसिन दे दी, मेडिसिन भी दे दी, साथ में उसे ये भी बता दिया कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरे पास कोई पेशेंट आया फीवर का और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम सिर्फ उसे क्या कर दो, ज्वरघ्न महाकषाय दे दो। कोई अगर अपना कांस की प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, तुम डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है, तुम अभी स्टार्टिंग फेज़ में हो, तुम डायग्नोस नहीं कर सकते, तो सिंपली तुम क्या कराओ, कासहर महाकषाय उठाओ और उसको खाने के लिए दे दो, ठीक है। कोई तुम्हारे पास दर्द का पेशेंट आ जाता है तो तुम क्या करो, जो मैंने तुम्हें भेषज चतुष्क के तीसरे अध्याय में जो लेप बताए हैं वो तुम अपनी युक्ति के अकॉर्डिंग यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने भेषज चतुष्क में क्या करा, मोटी मोटी सारी मेडिसिन्स हमें एक तरीके से बता दी हैं। फिर सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या लिया, स्वस्थ चतुष्क का वर्णन करा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे स्वस्थ चतुष्क क्यों करा है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप ये चरक के अकॉर्डिंग अगर आप आयुर्वेद का प्रयोजन देखने जाएंगे तो आपने देखा होगा कि चरक का जो मेन फोकस रहता है वो क्या रहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के ऊपर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, यानी कि वो वेलनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं चरक। वो क्या कहते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, अपना खान पान सब कुछ मेंटेन करके रखो कि आपको कोई विकार हो ही ना, ठीक है। तो आपको कोई विकार ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या करा हुआ है, स्वस्थ चतुष्क का वर्णन करा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई लोग जो है सिर्फ वेलनेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि हमें डिजीज़ के ऊपर वर्क नहीं करना, कि हम तो वेलनेस के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। और तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए ये स्वस्थ चतुष्क के जो 4 चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि स्वस्थ चतुष्क में ये जो चैप्टर हमें बताए गए हैं उनका सीक्वेंस ऐसा ही
क्यों है, क्यों सबसे पहले हमने मात्रा शीति अध्याय लिया है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और टीका मैं पढ़ूंगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि द्वितीयम ही शास्त्र प्रयोजनम यद आतुर्व्याधिहरणम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च यद आह स्वस्थ आतुर परायणम। यानी कि क्या कह रहे हैं, जैसा कि हम इस शास्त्र का प्रयोजन दीर्घम जीविती अध्याय में ही पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, आतुर व्यक्ति के व्याधि का हरण करना और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जैसे कि हम, अगर आपने वो वाला श्लोक देखा होगा, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम आयुर्वेदम पुण्यतमम। ठीक है, तो हम जो ये पढ़ते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद का जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में आते ही, उसमें हमें क्या बताया जाता है, हेतु लिंग औषध ज्ञान। ठीक है, यानी कि स्वस्थ और आतुर व्यक्ति के लिए ही जो बेनिफिशियल है, ऐसे हेतु लिंग और औषध युक्त आयुर्वेद का वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, व्याधि हरण, आतुर व्यक्ति के व्याधि का हरण करना और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, तो व्याधि हरण के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, भेषज की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में क्या करा, भेषज चतुष्क का वर्णन करा। ठीक है, अब हमने भेषज चतुष्क का वर्णन कर दिया, आतुर व्यक्ति की व्याधि का हरण हमने कर दिया। अब वो आतुर व्यक्ति जो कि स्वस्थ हो चुका है, अब उसका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, वो हमेशा हेल्दी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्वस्थ चतुष्क का वर्णन हम यहाँ पे करते हैं भेषज चतुष्क के भेषज चतुष्क के बाद। ठीक है, अब इसमें भी हमने सबसे पहले मात्रा शीति अध्याय क्यों लिया है, उसके लिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र अपि स्वास्थ्य परिपालन हेतुषु मात्रावत अन्नम प्रधानम। क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में जो मेन हेतु है वो क्या है कि मात्रावत आहार, यानी कि अन्न जो है वो कहा गया है, इसीलिए इसलिए, और प्राणियों का जो मूल कहा गया है वो भी आहार कहा गया है। बल, वर्ण और ओज, इसका भी जो मूल है वो भी किसको कहा गया है, आहार को कहा गया है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या करा है, स्वस्थ चतुष्क में आहार के बारे में ही वर्णन करने के लिए मात्रा अशीति अध्याय का वर्णन हमने करा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमने सबसे पहले मात्रा शीति अध्याय ही क्यों लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप अपनी इंडेक्स में देखिएगा, इंडेक्स में आप देखेंगे कि वो आपको ये बताएंगे कि मात्रा शीति अध्याय में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्रा शीति अध्याय में, जैसा कि हमारी दूसरी क्लास में मात्रा शीति अध्याय चल भी रहा है, तो हमने सबसे पहले उसमें क्या पढ़ा, मात्रा अशनम कर्तव्यम, यानी कि हर व्यक्ति को मात्रावत आहार लेना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पहली ही कोटेशन, अगर आप लोगों में से जिसने क्लास ली होगी वो वाली, तो उनको पता होगा हमने क्या पढ़ा था, मात्रावत अशनियात, यानी कि हमें मात्रावत अन्न का सेवन करना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था, आहार मात्रया अग्नि बल अपेक्षित्वम, यानी कि हमारी आहार की जो मात्रा है वो क्या करती है, अग्नि की अपेक्षा करती है। ठीक है, और हमारी ये जो अग्नि रहती है वो वय के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं करी हुई है, आप लोगों को ना अपनी बुक से ही गो थ्रू करना है। अपनी जो भी आपके पास चाहे हिंदी वाली बुक हो चरक संहिता की या फिर संस्कृत टीका हो, आपको उसकी इंडेक्स देखनी है। तो देखिए हमने क्या देखा था, क्या कह रहे हैं कि मात्रा शीति अध्याय में एक तो हमें क्या वर्णन मिला है कि हमें मात्रापूर्वक मात्रावत आहार का सेवन करना चाहिए। फिर हमें ये बताया गया है कि आहार की जो मात्रा है वो क्या करती है, अग्नि बल की अपेक्षा करती है।
ठीक है। फिर जब हम अंदर जाके चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि हमें ये बताया गया है कि हमारी ये जो अग्नि है वो क्या करती है, वय के अकॉर्डिंग यानी कि एज के अकॉर्डिंग और ऋतुओं के अकॉर्डिंग ये घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वसंत ऋतु में आपके पास कोई पेशेंट आया, बसंत ऋतु में आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने उसको डाइट चार्ट बना करके दिया। ठीक है। तो क्या है कि वो डाइट चार्ट उसका पूरे पूरे साल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बसंत ऋतु में अग्नि का स्टेटस कुछ और है, हेमंत ऋतु में कुछ और है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ और है। ठीक है। और क्योंकि हमारे आहार की मात्रा जो है वो अग्नि की अपेक्षा कर रही है, इसीलिए हमें अपने पेशेंट को ऋतु के अकॉर्डिंग हर बार नया डाइट चार्ट जो है वो प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, आहार की मात्रा के बारे में पढ़ा है कि उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम मात्रावत आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मात्रा से ज़्यादा ले रहे हैं या फिर हम मात्रा से कम ले रहे हैं। तो इन सब का वर्णन हमें मिलेगा मात्रा अशीति अध्याय में। फिर प्रकृति लघूनि प्रकृति गुरूणि च द्रव्याणि मात्रा एव उपयोज्यानि। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमने मात्रा शीति अध्याय में क्या देखा कि प्रकृति से ही जो लघु द्रव्य होते हैं और प्रकृति से ही जो गुरु द्रव्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा और उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, किस अमाउंट में हमें लघु आहार लेना चाहिए, किस अमाउंट में हमें गुरु आहार लेना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मात्रावत आहारस्य गुणा, यानी कि मात्रावत आहार के गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मात्रावत आहार ले रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका भी वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, मात्रा शीति अध्याय में। ठीक है। फिर अभी जैसे कि अगर ये मात्रा शीति अध्याय की हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम ये देखें तो उसके लिए आप ये देखिए, जब हम कोई डिज़ीज़ पढ़ते हैं या फिर जब पेशेंट हमारे पास आता है, मान लीजिए सिंपल अग्नि मानदेय का हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि आप ना थोड़ी लाइट डाइट लो। ठीक है। अब लाइट डाइट लो हमने उसे तो बोल दिया, लेकिन लाइट डाइट में क्या लो, लाइट डाइट से हमारा मतलब क्या है। ठीक है। तो उन सब का आंसर आपको मिलेगा इस मात्रा शीति अध्याय में। ठीक है। फिर इसमें हमें कुछ गुरु द्रव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर हमें ये बताया गया है कुछ ऐसे आहारों का वर्णन इसमें किया गया है जिनका कि हमें डेली अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ हमें कुछ ऐसे आहार द्रव्यों के बारे में बताया गया है जिनको कि हम डेली बेसिस पे खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं और अपने पेशेंट को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से बताते हुए फिर इन्होंने क्या करा है कि इस मात्रा शीति अध्याय में ही स्वस्थ वृत्ति का वर्णन करा है। ठीक है। स्वस्थ वृत्ति का वर्णन करा है। स्वस्थ वृत्ति यानी कि क्या, कि मात्रावत आहार तो हो ही गया हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, उससे अलग कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अंजन हो गया, धूमपान हो गया। ठीक है। धूमपान हो गया, नशा हो गया, इस सब का वर्णन भी हमें मिलेगा मात्रा अशीति अध्याय में। ठीक है। तो हमें क्या क्या मिलता है, अंजन विधि मिलती है, धूमवर्ती मिलता है, धूमपान मिलता है। धूमपान के 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं कि प्रायोगिक धूमपान होता है, स्नेहिक होता है, सिरोविरेचनीय धूमपान होता है। धूमपान करने के क्या बेनिफिट्स हैं, धूमपान के 8 काल हमें बताए गए हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सम्यक रूप से धूमपान कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर उसने गलत मेथड से धूमपान करा तो उसके क्या दोष हो सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है धूमपान करते हुए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है। अब आप ये सोचिए, अगर आप लोग ओपीडी बेस पे अगर आप पंचकर्मा कर रहे हैं या फिर किसी को वमन देते हैं तो वमन के बाद हमें पता है कि हमें धूमपान देना है। ठीक है। अगर आपने मात्रा शीति अध्याय नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको प्रॉपरली धूमपान नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे।
ठीक है। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे धूम्रपान की मेथड बताइए हमें प्रॉपर, कि कैसे हमें धूम्रपान लेना है। नाक से धूम्रपान लेना है, मुंह से लेना है, मुंह से लेना है तो नाक से छोड़ना है, नाक से छोड़ना है कि मुंह से छोड़ना है। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं इस मात्रा अशीतिय अध्याय में, ठीक है। तो सूत्र स्थान को आप कभी भी नॉन क्लिनिकल मत समझिएगा। सूत्र स्थान में आपकी प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली छोटी छोटी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे पंचकर्मा तो मोस्ट ऑफ द लोग करते ही हैं, ठीक है। तो पंचकर्मा में धूम्रपान का यूज़ होता है। फिर क्या कह रहे हैं? धूम नेत्र निर्माण विधि, यानी कि ये जो धूम्रपान बनाया जाता है, धूम्रपान जो हम करते हैं उसके लिए वर्ती किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अणु तेल का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अणु तेल के सेवन करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके निर्माण की विधि क्या है, उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर नश्य के बाद हमें मिलता है वर्णन दंत धावन का, ठीक है। दंत धावन यानी कि क्या, जो हम सुबह शाम ब्रश करते हैं, ठीक है। तो ब्रश करने के हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों हमें ब्रश करना ज़रूरी है, क्यों हमें दातून करना ज़रूरी है, ये सब आपको मिलेगा इस मात्रा अशीतिय अध्याय में, ठीक है। फिर दंत पवने योग्य द्रुमा, यानी कि दातौन करने के लिए जो आइडियल जो स्टिक होनी चाहिए, यानी कि जो दातौन होनी चाहिए वो कौन कौन से वृक्षों की होनी चाहिए, उसका वर्णन हमें मिलेगा। जीवा निर्लेखन यानी कि टंग क्लीन के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि, पता नहीं आपने जमदग्नि सर का एक लेक्चर देखा कि नहीं देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा। उसमें सर ने कुछ नहीं बताया है। सर ने सिर्फ हमें ये जो हमें डेली रूटीन्स बताए गए हैं ना, कि हमें दातौन करना चाहिए, जीवा निर्लेखन करना चाहिए, तो सर